स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। जो हमारा चल रहा था उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी और कुछ चीज़ें अभी बाकी चैप्टर में। सबसे बड़ी बात कि यहाँ हमने अब तक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड यानी डेफिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ ली थी। सेकंड हमने पढ़ लिया था लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। थर्ड हमने पढ़ लिया था इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ जो लॉ ऑफ डिमांड है उससे रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम के लागू होने के कारण कि भाई ऐसे कौन से कारण हैं या कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड आपके क्या होता है, लागू होता है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होता है उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला हमें दे रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ये हासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, सबसे पहले तो वो चीज़ समझ लेते हैं। क्योंकि विदाउट इसको समझे आप डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अब सबसे पहले बात करें कि हासमान सीमांत उपयोगिता नियम होता क्या है। देखो, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि भाई ये जो आपका है ये अलग चैप्टर से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसको यहाँ रिलेट किया है इन लोगों ने। रिलेट क्यों किया है, क्योंकि देखो हमारे इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर की कुछ चीज़ें सेकंड में आ गई, सेकंड की थर्ड में, थर्ड की फोर्थ में, फोर्थ का अपोजिट फिफ्थ में आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट में चलती है जो एक दूसरे से रिलेटेड करती हुई है। तो यहाँ उसी का एक पार्ट है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। हासमान सीमांत उपयोगिता का मतलब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हासमान। हासमान का मतलब डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होते हुए जाना, यानी चीज़ें आपके। अब देखो इस कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है वो चीज़ समझते हैं। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, भाई ये लॉ जो है आपका ये वाला हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ये कहता है भाई जब हम किसी भी गुड्स का कंजप्शन यानी किसी भी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती क्या है, उपयोगिता। यानी किसी भी वस्तु का लगातार उपभोग करने से उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे क्या होती हुई चली जाती है, कम होती हुई चली जाती है। इसका मतलब जब हम उसका लगातार उपभोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता कम रह जाती है, और जब किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है वो अगर कम होती है तो हम उसके लिए कम पैसे देने को तैयार होते हैं, यानी उसकी कीमत कम मांगते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब एक आप नई गाड़ी लेके आते हो तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। जब उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। बट अगर उसी कार को हम ले आएँ या उस वस्तु को ले आएँ और उसका लगातार उपभोग करें तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद में उसकी कीमत कम हो जाती है, यानी उसका उपभोग जैसे जैसे बढ़ता है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये क्या कहता है कि भाई किसी भी वस्तु का उपभोग यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जब आप लगातार क्वांटिटीज़ बढ़ाते हो, क्वांटिटी का मतलब मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की कीमत कम होती हुई चली जाती है। और लॉ ऑफ डिमांड भी हमारा क्या कह रहा था कि भाई लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा था कि भाई किसी भी वस्तु की जो कीमत है और उसकी जो मांग है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब वस्तु की कीमत कब कम होती है, जब उसकी मांग हम ज़्यादा, यानी जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है हम उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। अगर ये कह रहा है कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये भी तो यही कहता है कि भाई जैसे जैसे आप वस्तु की मांग बढ़ाते हो उस केस में आपकी उपयोगिता कम कम होती हुई चली जाती है। और जब वस्तु की उपयोगिता कम होती हुई चली जाती है इसका मतलब आप क्या करते हो, आप उस वस्तु की कीमत कम देना चाहते हो। कम देने का मतलब कि भाई जैसे जैसे आपकी क्वांटिटीज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ती हुई जाती है वैसे वैसे आपकी MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती हुई चली जाती है। जैसे 70, 40, 20, 10, 0, -10 इस तरीके से आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है कंटिन्यूसली। अब जब डिक्रीज होती है तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि भाई जब आपकी जो एक कॉन्सेप्ट चलता है MU = P। MU = P का मतलब कि भाई जिस वस्तु की जितनी उपयोगिता होती है हम उस वस्तु के लिए उतनी ही कीमत देना चाहते हैं।
यानी वस्तु की उपयोगिता अगर कम है तो वस्तु की कीमत कम देंगे, अगर वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा देने को तैयार रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इसके बाद यानी हासमान सीमांत उपयोगिता नियम पहला, जो इसके कारण लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम बनता कैसे है, वो इसकी वजह से बनता है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है इसका मतलब उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत कम है इसका मतलब उसकी उपयोगिता कम होगी। और उपयोगिता कम कब होती है, जब हम वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, इसका मतलब वस्तु की मात्रा के बढ़ने पर वस्तु की कीमत कम होती है। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब भाई प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहते हैं, तो हमने देखो डिटर्मिनेंट में कुछ चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि भाई डिटर्मिनेंट में एक पॉइंट हमने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि भाई हमारे पास में कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट होती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब जिन्हें स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, यानी जब हमारे पास कोई वस्तु की जगह अगर हम दूसरी वस्तु को प्रयोग करने के लिए अगर हमारे पास उपलब्ध होती है तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम लागू हो जाता है, यानी बन जाता है। कैसे बन जाता है, सुनो। अगर मान लीजिए कि आपके पास में चाय और कॉफ़ी दो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी जब सब्स्टिट्यूट गुड्स भी पढ़ा था तब, तो उसमें क्या कह रहा था कि भाई चाय की जब कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की जो मांग है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कॉफ़ी नहीं होती तो क्या होता है, अगर हमारे पास कॉफ़ी नहीं होती तो चाय पीनी पड़ती, सीधी सी बात है। तो जब चाय पीनी पड़ती इसका मतलब चाय की कीमत चाहे बढ़े या घटे हम अपनी डिमांड को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते थे। बट अगर मान लो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमारे पास प्रतिस्थापन प्रभाव है। प्रतिस्थापन का मतलब हमारे पास दूसरी चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, काफ़ी क्लास भी नहीं होता, अगर हमारे सारे बहुत सारे फ्रेंड सर्किल होते हैं ना, और उसमें क्या होता है कभी आप किसी से पेन मांगो और वो आपको मना कर दे तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं मत देंगे दूसरे से ले लो, राइट। इसका मतलब आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट है। और अगर वो अवेलेबल नहीं हो, मान लो दूसरा, और एक ही फ्रेंड हो और एक ही क्लास में स्टूडेंट हो और आपको उसी से पेन मांगना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बार बार, भाई दे दे पेन। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई और दूसरा अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट, तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं तू हट जा भाई, तेरी जगह दूसरा और आ जाएगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ ये कहता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है किसी भी चीज़ का, तो वो सब्स्टिट्यूट करता है, उस सब्स्टिट्यूट की वजह से हमारे पास यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है हम उसकी मांग कम कर देते हैं और दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। अगर हमारे पास दूसरी वस्तु नहीं होती तो हम पहली वस्तु की मांग को कम नहीं कर सकते थे। थर्ड क्या कह रहा है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब आय का प्रभाव। और ये इनकम इफेक्ट कैसे, आपके रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल कैसे होता है वहाँ पर, तो सुनो भाई, जो इनकम इफेक्ट है, मान लेते हैं कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं बेटा जो आपके क्या करते हैं भाई, वो उन गुड्स को परचेज नहीं कर सकते। मान लेते हैं कोई चीज़ महंगी होती है तो क्या होता है, जब वो महंगी होती है तो उसे कम खरीदते हैं या खरीद नहीं सकते एक तरीके से, राइट, मान लेते हैं। तो अब सुनो, जो इनकम इफेक्ट है वो क्या कहता है कि भाई अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, बट हमने एक चीज़ तो पढ़ी है कि सर इनकम के इंक्रीज होने पे तो डिमांड इंक्रीज करेगा, तो वहाँ तो पॉजिटिव रिलेशन हुआ, तो वहाँ लॉ ऑफ डिमांड कैसे बन सकता है। हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ इनकम इफेक्ट का मतलब है रियल इनकम से। अब ये रियल इनकम क्या होती है वो चीज़ समझो। रियल इनकम देखो, मान लेते हैं मेरे पास में 100 रुपये है, बात को समझना, मेरे पास कितने रुपए हैं, 100। कोई गुड्स है वो 10 रुपये की आती है, कितने रुपए की, 10। तो मैं कितनी खरीद सकता हूँ भाई, तो मैं 10 खरीद सकता हूँ। जब मेरे पास 100 रुपये हैं और कोई चीज़ 10 रुपये की आती है तो मैं 10 खरीद सकता हूँ। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक से मेरे पास 100 रुपये के 100 रुपये ही हैं, मेरे पास इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, बट इस जो गुड्स है उसकी प्राइस जो है वो पहले 10 रुपये थी और अब कितनी रह गई, 5, यानी कीमत
कम हो गई, तो कीमत कम होने पे क्या होगा कि भाई अब मैं कितनी खरीद सकता हूँ, तो मैं अब 20 खरीद सकता हूँ। इसका मतलब कि भाई किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने पर एक कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, रियल इनकम का मतलब होता है वास्तविक आय। वास्तविक आय का मतलब परचेजिंग पावर, जो क्रय शक्ति है। मेरे पास में पहले क्रय शक्ति कितनी थी कि मैं 10 ही खरीद सकता था, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये थे। अब जैसी कीमत कम हो गई, मैं अब कितनी खरीद सकता हूँ, 20 खरीद सकता हूँ। इसका मतलब मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया। परचेजिंग पावर बढ़ गया, इसका मतलब कीमत के कम होने पे मैंने डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो भी तो यही कहता है कि भाई कीमत के कम होने पे डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो वही केस आपका क्या है, वही केस आपका लॉ ऑफ डिमांड। चलो वही केस आपका लॉ ऑफ डिमांड है, ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर कह रहा है आपका साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। ये साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स का मतलब कि भाई जो लोग हैं खरीदने वाले, जिनका ग्रुप है, मान लेते हैं पहले 10 लोग खरीद रहे थे, 20 लोग खरीदते हैं, 30 लोग खरीदते हैं, तो वो उसे कंज्यूमर ग्रुप कहा जाता है। अब जो जितना बड़ा कंज्यूमर ग्रुप का साइज होगा, आपके गुड्स की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। भाई अगर साइज ऑफ द कंज्यूमर अगर कम है, तो यानी लोग बाग अगर कम है तो डिमांड कम होगी। साइज ऑफ द कंज्यूमर अगर ज़्यादा है, साइज ऑफ द कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता समूह की जो संख्या है, जो लोगों की संख्या है, अगर वो ज़्यादा है, यानी लोग बाग ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी। अब आपको सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो सुनो, मैंने यहाँ कहा कि भाई उपभोक्ता समूह की संख्या या साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। सुनो, कोई भी चीज़ मान लेते हैं पहले 10,000 रुपये की आती थी और 20 लोग खरीद रहे थे। कितने रुपए की आ रही थी, 10,000 की। कितने लोग खरीद रहे थे भाई, 20 लोग खरीद रहे थे। अब सुनो, मान लेते हैं वो जो चीज़ 10,000 रुपये की आ रही थी वो डिक्रीज होगा, यानी उसकी कीमत घट कर 8,000 रुपये रह जाए या 7,000 रुपये रह जाए, तो फिर क्या होगा। जब 8,000 या 7,000 रुपये रह जाएंगे तो जो लोग पहले उस चीज़ को 10,000 रुपये की होने के कारण नहीं खरीद पा रहे थे, यानी महंगी होने के कारण वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जैसे फॉर द एग्जांपल आईफोन हमारे इंडिया में स्टेटस है, सिंबल है आईफोन, रॉयल एनफील्ड या फिर जो बड़ी बड़ी कारें हैं BMW, ये सब एक स्टेटस सिंबल है और इनकी प्राइस ज़्यादा है। हर इंसान इन्हें खरीदना चाहता है बट वो अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अगर इन चीज़ों की कीमत कम हो जाए तो क्या होगा, जैसे आईफोन मान लेते हैं 70 या 50,000 का आता है और अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होकर 20 या 25,000 हो जाए, तो फिर क्या होगा कि भाई जो लोग पहले 50,000 में उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब क्या करेंगे, उसे अफोर्ड कर सकते हैं, 25 में खरीद सकते हैं। तो जब क्या होगा कि भाई जैसे ही गुड्स की कीमत कम होती है, यानी कोई भी वस्तु की कीमत कम होती है, तो उसके नए कंज्यूमर्स बॉर्न हो जाते हैं। नए कंज्यूमर्स का मतलब उसके उपभोक्ता जो समूह की संख्या है वो बढ़ जाती है, यानी वहाँ लोग बाग उसे ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो पहले अफोर्डेबल नहीं थी बट उसकी कीमत के कम होने पर वो चीज़ किस में चली जाती है, वो अफोर्डेबल होने लग जाती है। अफोर्डेबल होने का मतलब कि लोग बाग उसे क्या कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। ये बात तो चलो समझ में आ गई कि भाई उसे परचेज कर सकते हैं, बट सर रीजन्स क्या है। रीज़न यही है कि कीमत कम हो गई। भाई मैंने कहा 10,000 रुपये की चीज़ 8,000 रुपये की रह जाए, तो फिर क्या होगा, भाई मान लो मेरी जेब में 8,000 रुपये और कोई चीज़ 10,000 की आ रही तो मैं नहीं खरीद सकता। क्यों, क्योंकि आई कांट अफोर्ड दिस, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बट जैसे ही एक दिन ऐसा आया कि उसकी कीमत घटकर 8,000 रुपये रह गई, तो क्या होगा, मैं उसे खरीद सकता हूँ। क्यों, इसका मतलब क्या होगा, मैं जैसे ही उसे खरीदने जाऊँगा नंबर ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गए। नंबर ऑफ दी जब कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ दी कंज्यूमर कब बढ़े, यानी डिमांड कब बढ़ी, डिमांड या मांग कब बढ़ी बेटा, जब आपके प्राइस डिक्रीज हुई। यानी लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि भाई जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है नंबर ऑफ दी कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ दी डिमांड बढ़ जाती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका कौन सा है, डिफरेंट यूजेस। ये डिफरेंट यूजेस क्या है, जैसे हिंदी में कहा जाता है विभिन्न उपभोग। देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके कई प्रयोग होते हैं, कई उपभोग होते हैं, यानी उसे हम जगह जगह काम में लेते हैं। फॉर द एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑनियन,
ये सब क्या है? जैसे प्याज, बिजली, ये सब क्या है बेटा? ये सब ऐसे थिंग्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके मल्टीपल यूजेज है। मल्टीपल का मतलब विभिन्न यूज। अब सुनो, जब किसी भी चीज़ के विभिन्न यूज होते हैं तो उसकी मांग ज़्यादा होती है। ये बात तो चलो सही है कि उसकी मांग ज़्यादा होगी, बट होगी क्यों? तो उसका रीज़न सुनो। देखो, जब कोई चीज़ महंगी होती है एकदम, तो क्या होता है? जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसे लोग कम खरीदते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है केवल वहीं उसका प्रयोग करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी या प्याज। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में तो वैसे भी क्या है ना कि भाई प्याज कभी तो 120 रुपये किलो हो सकते हैं और कभी 20 रुपये किलो या 15 रुपये किलो रह जाते हैं। तो जब प्याज की प्राइस बढ़कर 90 रुपये किलो, 120 रुपये किलो हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? हम उसके नंबर ऑफ यूजेस कम कर देते हैं, राइट? नंबर ऑफ यूजेस कम करने का मतलब कि हम उसको कंजप्शन कम करते हैं। कंजप्शन कम क्यों करते हैं? यानी कम मात्रा में खरीद पाते हैं, राइट? और जैसे ही वो प्याज 120 रुपये किलो से क्या होगा, 15 रुपये किलो हो जाए, तो फिर क्या होगा? 15 रुपये किलो जैसे ही होंगे ना, हमारे घरों में स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 किलो 10 किलो एक साथ खरीद के ले आते हैं। इसका मतलब, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी प्याज यूज़ होने लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे ही आपकी प्राइस कम होती है, उस गुड्स के डिफरेंट यूजेस यानी उसके मल्टीपल यूजेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी उसके विभिन्न उपभोग बढ़ जाते हैं। भाई प्याज सब्जी बनाने में काम मिलो, कम ज़रूरत पड़ेगी। आप प्याज को हर जगह प्रयोग करने लग जाओ तो शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो केस कब होगा? जब किसी भी गुड्स की प्राइस कम होगी, तो हम क्या करेंगे? उसके मल्टीपल यूजेस बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई 15 रुपये किलो प्याज है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर 120 रुपये किलो हो तो आपने देखा हो, आप जैसे मार्केट में आजकल तो क्या ना ट्रेंड चलता है हमारे गोलगप्पे खाने का, ये वो, तो फिर क्या होता है? जब प्याज महंगे हो जाते हैं ना, तो मार्केट में जो चीज़ें आप फास्ट फूड खाने जाते हैं वहाँ प्याज नाम की चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि महंगी होती। जब महंगे होते हैं तो उनके जो मल्टीपल यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ उनका इसेंशियल नहीं है, वहाँ अगर वो नहीं डालेंगे तो भी काम चल रहा था। इसका मतलब अगर वो चीज़ सस्ती हो जाए तो उसका नंबर ऑफ यूजेस बढ़ जाएंगे और वो सब लोग उसको यूज़ करने लग जाएंगे। तो ये यही कहता है कि भाई अगर किसी भी गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है, अगर प्राइस कम रह जाती है, तो उसके नंबर ऑफ मल्टीपल यूजेस बढ़ जाते हैं, यानी उसके विभिन्न उपभोग बढ़ते हैं जब वस्तु की कीमत कम होती है। और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसके जो विभिन्न उपभोग है वो कम कर देते हैं, जिससे आपका लॉ ऑफ डिमांड उस पर एप्लीकेबल हो जाता है, यानी मांग का नियम उस पर लागू हो जाता है। लागू कैसे हो? तो भाई सीधा सीधा देखो, अगर चीज़ें कम यानी कीमत कम हो गई तो हमने क्या किया? उसके मल्टीपल यूजेस बढ़ाए। मल्टीपल यूजेस बढ़ाए इसका मतलब डिमांड ज़्यादा करेगी, सीधी सी बात है। अब जब आपकी चीज़ें महंगी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? अपने जो मल्टीपल यूजेस हैं उनको कम कर देंगे। और मल्टीपल यूजेस कम करने से होता क्या है कि हमारे पास में जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांग है, वो कम हो जाती है। ठीक है, ये कुछ आपके रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है। बात करते हैं इसके बाद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद तो हर जगह पाए जाते हैं भाई, हम क्लासों में भी देखते हैं कुछ अपवाद होते हैं जो ना तो खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, तो हर जगह अपवाद आपको मिलते हैं। तो यहाँ भी हमारे भाई जब लॉ है तो उसके कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, तो कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें आपके एक्सेप्शंस कहा जाता है। सबसे पहला एक्सेप्शंस क्या है बेटा? वो है गिवन गुड्स। गिवन और इन्फेरियर यानी घटिया जिसे कह सकते हैं, इन पर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आप लोगों इन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता उसका रीजन, जब आपके पास में कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कोई चीज़ क्या हो जाए बेटा? महंगी हो जाए, तो हम क्या मानते हैं उसे? अरे इसकी क्वालिटी सही हो। जब कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हम क्या मानते हैं? अरे इसकी तो क्वालिटी घटिया है। इसका मतलब जब कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसकी क्वालिटी को बेटर मान के उससे ज़्यादा खरीदते हैं, और जब उसकी क्वालिटी कम होती है तो हम क्या मानते हैं? अरे ये तो
बेकार चीज़ है तो हम उसकी डिमांड भी कम करते हैं। तो जो गिवन गुड्स है वो एक्सेप्शंस में क्यों इंक्लूड होती है, तो उसका रीज़न यही है कि भाई गिवन गुड्स को हम क्या मानते हैं, घटिया चीज़ मानते हैं, और घटिया चीज़ हम लोग कम खरीदना चाहते हैं, जबकि घटिया चीज़ की तो प्राइस कम होती है। भाई जब प्राइस कम होती है तो ज़्यादा खरीदना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए। बट यहाँ ये चीज़ें वो होती है गिवन गुड्स जिनकी प्राइस कम होने पर भी डिमांड ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ प्राइस के बढ़ने पर आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती है, और प्राइस के कम होने पर डिमांड या मांग कम हो जाती है, यानी कीमत अगर बढ़े। देखो घटिया वस्तु में एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल, आप कभी कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर द एग्जांपल आप ठेले पे गए और एक ठेले पे एप्पल यानी सेब खरीद लें। वहाँ दो तरीके के सेब रखे रहते हैं और अधिकतर हम देखते भी हैं कि एक तो बहुत अच्छे से साफ़ किए हुए और स्टिकर लगा के अरेंज करके यानी जमा के रख रखे हैं, और एक एप्पल ऐसे होते हैं जो एक ढेर में ऐसे ही मतलब कलेक्ट करके ऐसे पड़े हुए होते हैं। हम जब उससे पूछते हैं तो वो ये कहता है भैया ये 80 रुपये किलो हैं और ये 50 रुपये किलो हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई जो 80 वाले हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब हम उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जो जिनकी प्राइस कम है हम उन्हें क्या मानते हैं कि फिर यानी घटिया मानते हैं, उनकी कीमत कम होने पर भी हम मांग नहीं करते हैं। फिर क्या होगा, घटिया वस्तु ऐसे तो बिकेगी, फिर घटिया वस्तु को क्या किया जाता है, बेचने के लिए उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है। फिर क्या हुआ कि भाई आपने कहा चलो कोई बात नहीं भैया आप 80 रुपये किलो वाले दे दो, आप वहाँ से लेके आ गए। उसने पीछे से क्या किया, उसने पीछे से वो जो ढेर में पड़े हुए थे उन एप्पल्स को वापस साफ़ किया, उन पर स्टिकर लगाया और कहाँ रख दिया, 80 वालों के साथ। इसका मतलब वो जो घटिया चीज़ें थी अब उनकी प्राइस ज़्यादा हो गई। प्राइस ज़्यादा हो गई तो अब आप क्या सोचोगे, आपको थोड़ी ना पता है वो घटिया है, आप तो क्या मानोगे भाई उसकी कीमत ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये यही कहता है कि भाई घटिया वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी उनकी डिमांड या उनकी मांग कम होती है, इसलिए उसे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपका ऋणात्मक संबंध दर्शाता है। ऋणात्मक तो क्या कहता है कि भाई आपके कीमत के बढ़ने पर मांग कम होनी चाहिए, राइट, और कीमत के कम होने पर मांग बढ़नी चाहिए। बट यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ तो क्या हो रहा है, कीमत कम है फिर भी मांग कम हो रही है, यानी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो उस केस में आपके लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सेकंड केस, गुड्स हैविंग प्रेस्टिजियस वैल्यू। अब देखो प्रेस्टिजियस वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो हमारे यहाँ सोसाइटी और सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो सोशल स्टेटस को शो करती है। सोशल स्टेटस को शो करती है, इसका मतलब जिन्हें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहते हैं। हम नहीं मानते, जैसे कुछ लोग होते हैं क्या जिनके पास बहुत पैसा होता है, और बहुत पैसा होता है वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े बड़े फ़ोन खरीदते हैं, बड़ा घर बनाते हैं। तो हम क्या मानते हैं, अरे ये तो बहुत अमीर आदमी है, इसका मतलब सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो क्या है, वो हमने उस इंसान की रेस्पेक्ट नहीं की, हमने उसकी रेस्पेक्ट की उन चीज़ों से जो उसने ले रखी। जैसे बड़ी गाड़ी में अगर आता है तो इसका मतलब प्रेस्टिजियस वैल्यू, उसकी प्रतिष्ठा है। और जो ऐसी चीज़ें होती है उन पर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन सुनो कि भाई प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या कहती है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहती है कि भाई जो जितनी महंगी होती है हम उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा करते हैं। आज मैं आपसे बात करूँ तो ये आपसे पूछो कि भाई आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आप बड़ी से बड़ी गाड़ी का नाम बताना पसंद करोगे। क्यों, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है। आप बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना पसंद करोगे क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है। तो मैंने आपको क्या कहा, लॉ ऑफ डिमांड तो हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है भाई कीमत ज़्यादा होने पर मांग कम होनी चाहिए। बट यहाँ उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि इन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, इसका मतलब वो क्या कहता है कि भाई कीमत ज़्यादा होने पर भी डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ भी यही है कि यहाँ ऐसी चीज़ें जो प्रतिष्ठा सूचक है, प्रतिष्ठा सूचक का मतलब जो समाज में सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा को बनाती है, इसका मतलब उन वस्तुओं की जितनी ज़्यादा कीमत होती है हम उसकी उतनी ही ज़्यादा डिमांड करते हैं। भाई आज हर इंसान चाहता है मेरे पास में बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला, बड़ा मोबाइल, ये सब होना चाहिए, यानी जिनकी कीमत ज़्यादा हो वो चीज़ें मैं खरीदूँ। इसका मतलब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं ये कहती है कि भाई जब आपकी कीमत ज़्यादा है तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है आपका,
पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, यानी कीमत परिवर्तन की संभावना। हाँ भाई, ये सबसे लॉजिकल पॉइंट है। क्या कहता है कि भाई किसी भी चीज़ की जो परिवर्तन की संभावना है कीमत की, वो क्या कहती है? तो कीमत परिवर्तन की संभावना ये कहती है कि भाई जब आपके किसी भी गुड्स, देखो कि अगर आपको पता लगे कि नियर फ्यूचर में उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, आने वाले समय में क्या होने वाली है? परिवर्तित होने वाली है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लेते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है बेटा आपका गोल्ड, जिसे सोना कहते हैं। सोना क्या होता है बेटा? सोने की कीमत जब बढ़ती है तो हम देखते हैं कि कुछ महीनों, कुछ दिनों तक लगातार बढ़ती है, यानी बढ़ती हुई जाती है। और अगर घटने लग जाए तो कुछ समय तक या कुछ आने वाले समय तक वो लगातार घटती है। तो जब हमें पता लगे कि भाई आने वाले समय में ये चीज़ और महंगी हो जाएगी, यानी क्यों? अब आपको कैसे पता लगा महंगी हो जाएगी? आपको पता लगा कि उसकी कीमत बढ़ रही है। आप क्या सोचोगे? हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे? अभी उसे खरीद कर रख लोगे, राइट? भाई मान लो आपको 2 महीने 3 महीने बाद गोल्ड की ज़रूरत है, आपके घर में शादी है, जो भी है फंक्शन है, आप सोने की चीज़ें बनवाना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? आप क्या करोगे? जैसे जैसे आपको पता लगेगी भाई गोल्ड कंटिन्यूसली, यानी सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो भी आप क्या करोगे? उसकी डिमांड जो है, उसकी मांग को बढ़ा दोगे। उस केस में होगा क्या कि भाई जैसे जैसे आपके गोल्ड की कीमत राइज होती हुई चली जाती है, वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ी हुई चली जाती है, ठीक? यानी कि अगर कीमत कम हो, अगर आपको कंटिन्यूसली लगे कि भाई जैसे गोल्ड है उसकी कीमत घट रही है और आज के आने वाले 6 महीने बाद में आपके घर में शादी है, तो आप क्या करोगे? सोचोगे बाद में खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है और कीमत कम हो जाए। सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा आता है? फिर आता है आपका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब जिसे अज्ञानता कहते हैं। भाई कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता मार्केट में कि कौन सी चीज़ कितने की है, महंगी है, सस्ती है, कम की है, ज़्यादा की है, यानी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता। जब लोगों को नहीं पता होता कि भाई वो चीज़ कितने की है, तो क्या होगा? हो सकता है कीमत ज़्यादा होने पर भी वो मांग कर ले, बढ़ा दे, या कीमत कम होने पर भी मांग को कम कर दे। उस केस में आपके इग्नोरेंस पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद आती है नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स कौन सी होती है? ऐसी गुड्स जो आपकी लाइफ के लिए इसेंशियल, जैसे लाइक सॉल्ट, नमक। भाई नमक जो है वो आपके आवश्यक वस्तु है। आपने देखा हो तो आज से 4 साल 5 साल पहले नमक 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किलो आता था, आज वही पैकेट 20 रुपये किलो आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी जब महंगा हो गया तो आपने नमक खाना बंद कर दिया, नहीं। यानी वो आवश्यक वस्तुएं बेटा, और आवश्यक वस्तुएं जो होती है उन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए, हम उसकी मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल होती है, आवश्यक होती है। यानी आवश्यक वस्तुओं पर भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए इसे क्या माना गया है? अपवाद माना गया है मांग के नियम का, क्योंकि मांग के नियम का अपवाद यही है कि भाई जैसे जैसे आपका जो रिलेशन है कीमत और मांग में पॉजिटिव होता है, वहाँ कभी भी आपका लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ये हम आपके आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें बात करेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें भाई। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशंस ऐसी है कि इसमें बाहर निकलना ना आपको अलाउ है ना हमें। ओके, थैंक यू।